हेलो गाइस, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं टॉपिक टाइट ट्यूटर्स। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमने पिछले वीडियो में अमेरिकन सिविल वॉर के चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। तो अब हम इस नए वीडियो में नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर 6, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल पावर्स। तो चलिए चैप्टर शुरुआत करते हैं। New states and kingdoms. As the Mughal Empire began to disintegrate, the political vacuum was filled by a number of independent and semi-independent regional powers such as Bengal, Awadh, Hyderabad, Mysore, and the Maratha, Sikh, and Rajput states. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मुग़ल एम्पायर जो था वो गिरने लगा, मतलब ख़त्म होने लगा था। तो उसके ख़त्म होते होते बहुत सारा अलग इंडिपेंडेंट और सेमी इंडिपेंडेंट रीजनल पावर्स, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब एकदम पूरी तरीके से होता है, सेमी इंडिपेंडेंट मतलब आधा, मतलब कुछ कुछ और के हाथ में है, कुछ इसके हाथ में है। ठीक है, तो वो लोग आने लगा था पॉलिटिक्स में जैसे ही मुग़ल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगा। तो क्या क्या था, बंगाल था, अवध था, मुझे मैं मार्क कर देता हूँ। Just a second. या तो ये इतना बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर एंड द मराठा, सिख एंड राजपूत स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट द मराठास, हम लोग मराठास पढ़ते हैं। नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे एक टॉपिक रह गया, सॉरी। Some states such as the Maratha kingdom were products of the rebellion against the Mughal authority। मतलब ये लोग अपोजिशन में थे मुगल अथॉरिटी को ख़त्म करना चाहते थे, तो उसके जगह पे अपना एक किंगडम, एक एम्पायर इस्टेब्लिश करना चाहते थे। While others like Bengal were established when governors of these Mughal provinces took advantage of the decaying central authority and asserted their independence। मतलब देखो, मराठा जो था वो मुग़ल के जगह पे अपना एक किंगडम सेटअप करना चाहता था, लेकिन जो बंगाल वगैरह था ना, वो सब क्या करना चाहता था, वो करना नहीं चाहता था। वो इसका एडवांटेज लिया कि मुग़ल बहुत ज़्यादा अभी वीक हो गया है, तो हम लोग अभी चांस है, हम लोग इसको ओवरटेक कर सकते हैं। मतलब ओवरटेक क्या, मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब इसका एडवांटेज लेके हम लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना सकते हैं बंगाल को। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज वो लोग लिया। अब आ जाते हैं मराठास। The most important among the regional powers was the Maratha kingdom. In fact, the Marathas alone had the power and the potential to establish an all-India empire upon the ashes of the Mughal Empire. सबसे इम्पोर्टेंट रीजनल पावर था मराठा किंगडम, और इनफैक्ट मराठा के पास इतना पावर था कि वो अकेले एक पूरा एम्पायर सेटअप कर सकता था। मतलब जितना मुग़ल के पास एम्पायर था ना, उतना ही एम्पायर खुद सेटअप कर सकता था वो अकेले। मुग़ल को तो बहुत ज़रूरत पड़ता था ना, लेकिन ये अकेले सेटअप कर सकता था। Sahu, the grandson of Shivaji, had been imprisoned by Aurangzeb and was released after the death of the emperor in 1707. Okay. वॉर ऑफ सक्सेशन, मतलब एक सेकंड, यहाँ पे पहले मैं समझा देता हूँ। ये जो साहू था, ये शिवाजी का ग्रैंडसन था, और इस औरंगजेब इसको कैद करके रखा हुआ था, लेकिन जब औरंगजेब मरा 1707 में, तो फिर ये छूट गया था। ठीक है। A war of succession broke out among the Marathas. Sahu succeeded in capturing the Maratha throne with the help of Balaji Vishwanath, who was subsequently rewarded for his services and loyalty with the post of Peshwa or Chief Minister in 1713। जो साहू था, मतलब जब साहू छूटा ना, तो इतना ज़्यादा वॉर ऑफ सक्सेशन, मतलब कौन थ्रोन पे बैठेगा, कौन राजा बनेगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगा। लेकिन उसमें साहू जीत गया, और किसकी मदद से, बालाजी विश्वनाथ, हु वाज सब्सिक्वेंटली रिवॉर्डेड फॉर हिज सर्विसेज। मतलब उसको लॉयल्टी, इतना लॉयल था वो साहू के लिए, और इतना ज़्यादा सर्विस दिया था उनको कि वो खुश हो गए इससे, और उसको पेशवा बना दिया, मतलब चीफ मिनिस्टर इन 1713। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। Sahu, ease-loving and weak, was gradually reduced to the position of ceremonial head of the Maratha kingdom, with real power and authority
while real power and authority was exercised by the पेशवा। साहू जो था वो बहुत ईज लविंग था और वीक था बहुत, एंड वाज ग्रेजुअली रिड्यूस टू द पोजीशन ऑफ सेरेमोनियल हेड। तो सेरेमोनियल हेड का मैं यहाँ पे एक मीनिंग यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। Ceremonial head of the Maratha kingdom, while real power and authority was exercised by the पेशवा। ये बस एक सेरेमोनियल हेड था, मतलब मेरे ख्याल से जहाँ तक होता है नाम में सिर्फ नाम के लिए एक हेड था, लेकिन जो रियल अथॉरिटी था और पावर था वो किसके ज़्यादा कौन करता था एक्सरसाइज, मतलब कौन उसको, मतलब हाँ भाई, मतलब यूज़ करता था वो पेशवा था, पेशवा के पास ज़्यादा पावर था। This was the beginning of the second phase of Maratha history. It was a period of dominance of the Peshwas, who ruled the kingdom and transformed it into an empire. कब से कब तक? 1713 से 1818 तक। This was the beginning of the second phase of Maratha history. मराठा हिस्ट्री का जो भी पहला फेज हुआ होगा वो ख़त्म हो गया, अब एक सेकेंड फेज शुरू हुआ जहाँ पे इट वाज अ पीरियड ऑफ डोमिनेंस ऑफ पेशवा, जहाँ पे पेशवास बहुत कुछ करने वाले थे, क्योंकि आगे चल कर हम लोग पढ़ेंगे कि पेशवा ही रूलर बन गया, ठीक है, पेशवा को ही रूलर माना जाता था। Balaji Vishwanath took full advantage of the weakness of the Mughal administration to extract important concessions and enhance the power and prestige of the Marathas. वो पूरा एडवांटेज लिया बालाजी विश्वनाथ वीकनेस, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के वीकनेस का, और इम्पोर्टेंट कंसेशंस को एक्सट्रैक्ट किया वहाँ से, मतलब क्या क्या कमी है उन लोग का ये जाना, और फिर मराठा का पावर को इन्हांस किया, ठीक है, ताकि वो लोग कैप्चर कर सके वहाँ पे, पूरा अपना एम्पायर बना सकें। All the territories that had once belonged to Shivaji but had been conquered by Aurangzeb were now restored to Sahu। जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़े कि वो इन्हांस कर दिया था पावर को पूरा, तो वो पूरा प्लान बनाते बनाते पूरा एकदम जो भी टेरिटरी जो पहले शिवाजी से बिलोंग करता था लेकिन औरंगजेब उसको कैप्चर कर लिया था, वो दोबारा से साहू को दोबारा दिलवा दिया। Furthermore, the right to levy Chauth and Sardeshmukhi from 6 Mughal provinces in the Deccan was also granted to the Marathas। चौथ एंड सरदेशमुखी क्या है? ये दोनों लैंड रेवेन्यू टैक्स है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको मीनिंग डिस्प्ले कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ एक लैंड रेवेन्यू टैक्स है जो कि अब उन लोग को लगाने दिया जाएगा। कौन से? 6 मुगल प्रोविंसेस इन द डेक्कन पार्ट के 6 मुगल प्रोविंसेस में। अब in 1719 Balaji Vishwanath marched to Delhi to help the Sayyid brothers overthrow the Mughal emperor Farrukhsiyar। 1719 में क्या हुआ? बालाजी विश्वनाथ दिल्ली गए सैयद ब्रदर्स का हेल्प करने, किसको ओवरथ्रो करने? फर्रुखसियार को। कौन था? मुगल एम्परर। बालाजी विश्वनाथ हैड मेड द मराठास अ फॉर्मिडेबल पावर, बहुत ताकतवर पावर बना दिया उसको, कोई अब हिला नहीं सकते। Nath had made the Marathas a formidable power, ये तो हो गया। He led the foundation of the hereditary dynastic rule of the Peshwas and was succeeded by his son Bajirao I। ठीक है, अब वो उसको कौन सक्सीड करते? बाजीराव I कौन था? उनका बेटा था। Bajirao I was a military genius. Under his bold and dynamic leadership, the Maratha kingdom was transformed into the Maratha Empire after a series of brilliant campaigns। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इतने बड़े मिलिट्री जीनियस थे कि इनके अंदर मराठा किंगडम मराठा एम्पायर में बदल गया। एंड a major development at this time was the rise of prominent Maratha families, the Sindhya, the Bhosle, the Holkar and the Gaikwad families. The Peshwas divided the erstwhile Mughal provinces into spheres of influence and placed them under the chiefs of these Maratha families। जो पेशवास थे उनको ये जो मुगल प्रोविंसेस था वो किस में डिवाइड कर दिए? स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड उसको किसके अंदर रख दिए? चीफ्स ऑफ दिस मराठा फैमिलीज। और मराठा फैमिली कौन कौन था? सिंधिया, भोसले, होलकर एंड गायकवाड़। These chiefs enjoyed maximum autonomy with their respective regions। बहुत ज़्यादा पैसा वो लोग कमाए, बहुत एकदम प्रिविलेज वो लोग बहुत इन्जॉय किए। कौन? चीफ्स।
The Peshwa was the official head of the loose union of Maratha chiefs, which is referred to as the Maratha Confederacy. Baji Rao I was succeeded by his 18-year-old son. इसके बाद सक्सीड किया गया था उनको अपने 18 साल के बेटे बालाजी बाजी राव. When Sahu died, the Peshwa became the official head. जैसे मैंने पहले कहा था कि अब पेशवा ही ऑफिशियल हेड बन जाएगा राजा of the Maratha Empire. Pune, now Pune, the headquarters of the Peshwa, became the capital of the Maratha Empire. पहले जो headquarter हुआ करता था पेशवा का वो capital बन गया मराठा empire का. Balaji Bajirao continued the policy of expansion. During his reign, the Maratha Empire reached the heights of power and glory. बालाजी बाजीराव जो थे वो क्या चीज़ का पॉलिसी कंटिन्यू किए? एक्सपेंशन का, मतलब सब टेरिटरी जो वो लगता था कि ले सकते हैं भाई, ले लो अपने अंदर. During his reign, the Maratha Empire reached the heights of power and glory. बहुत एकदम ऊंचाई पे पहुंच गया, ऊंचे स्तर पे पहुंच गया. In the north, the Marathas became the power behind the Mughal throne. नॉर्थ में जो मराठा था वो मुगल थ्रोन के पीछे असली पावर था. The conquest of Punjab brought them in direct conflict with the Afghan ruler Ahmad Shah Abdali. A major struggle for mastery over North India began. तो पंजाब का कॉन्क्वेस्ट हुआ था, पंजाब में जब लोग लड़ने गया था तो उस कॉन्क्वेस्ट से एक डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हुआ किसके साथ? अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली. The Maratha army was decisively defeated by Ahmad Shah Abdali at the Third Battle of Panipat in 1761. The Maratha ambition कब डिफीट हुआ था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में. किससे? अहमद शाह अब्दाली से. कौन? मराठा आर्मी. Maratha ambition of replacing the Mughal Empire lay scattered on the plains of Panipat. The Afghans too failed to capitalize on their victory. The conditions were ideal for the entry of another powerful contender for supremacy, the English East India Company. अब किसका एंट्री होगा? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का. बंगाल. Bengal was one of the richest provinces of the Mughal Empire. As the Mughal authority declined, the governor of Bengal, Murshid Quli Khan, took advantage of the situation to free himself from the imperial control. तो पहले ऐसा हम लोग पढ़ा था कि बंगाल इसका पूरा एडवांटेज लेकर इंडिपेंडेंट हो गया. तो ये बहुत ज़्यादा रिच प्रोविंस था मुगल एम्पायर का. ठीक है, बंगाल. इसका गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान. तो ये पूरा एडवांटेज लिया भाई कि मुगल का सब वीक हो गया है तो भाई अपना इंडिपेंडेंट बनाओ भाई. Although he continued to pay annual tribute to the Mughal Empire, he began to rule Bengal independently. Murshid Quli Khan was an excellent administration and a man of exceptional